चलिए, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसके ऊपर हम लोग पहले डिस्कस कर ले, जान ले कि ये होता है क्या। हमारा जो ये वेबिनार है उसका जो सब्जेक्ट है वो है आर्ट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग। हमारा वेबिनार शुरू हो इसके पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं यहाँ एलाइस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और आज हम लोग जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हम लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों जरूरी है, और वैल्यू इन्वेस्टिंग के अलावा और भी जो इन्वेस्टिंग का जो मूड है, जो अलग अलग तरीका है, वो कौन कौन सा तरीका है, हम लोग उस पर भी थोड़ा सा फोकस डालेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि इन्वेस्टिंग का तरीका क्या क्या तरीका है। हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग बिगनर हैं तो हम लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में ना आकर के हम लोग जो इन्वेस्टिंग का जो तरीका चुनते हैं वो होता है हमारा म्यूचुअल फंड के थ्रू। अब म्यूचुअल फंड में बहुत अलग अलग से प्लान्स है, अलग अलग से उसमें भी इन्वेस्टिंग का जो आपका रिस्क एपेटाइट है उसके आधार पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब वैल्यू की बात आती है तो यहाँ पे दो टर्म आता है, मैं आपको पेज पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए दो तरह का टर्म आता है। एक है हमारा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। देखिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है क्या कि कोई भी एक हम लोग मजबूत स्टॉक पकड़ते हैं या फिर कोई भी एक बढ़िया सा फंड पकड़ते हैं और उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं और स्टे इन्वेस्टेड रहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो लॉन्ग टर्म 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 15 साल हो सकता है, या फिर 20 साल हो सकता है, या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इन्वेस्टर जो कि इन्वेस्ट कर रहा है। इसमें आपको वैल्यू से ज्यादा मतलब नहीं होती है। हाँ, एक चीज जरूर होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कि इसमें अच्छी कंपनीज जो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है उसमें हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन को देख करके इन्वेस्ट करते हैं। अगर वैल्यूएशन महंगा है तो हम लोग वहां पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अगर ये वैल्यूएशन वाइज अगर ठीक ठाक है तो हम लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बार हम लोग जरा वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक बार वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है क्या, हम लोग ये चीज देखते हैं। इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ये देखिए हमारा व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ बाइंग स्टॉक्स विच ट्रेड एट a significant discount on their intrinsic value। यानी वैल्यू इन्वेस्टिंग वो है जो कि कोई भी स्टॉक अगर जो सिग्निफिकेंट जो डिस्काउंट पे मिल रहा है, यानी जो मान लेते हैं कि करंट वैल्यू और किसी स्टॉक कोई एबीसी कोई कंपनी है, ठीक है, वो 100 रुपए पे चल रही है, सॉरी यहाँ पे मैं 100 रुपए पे चल रही है। लेकिन जैसे कि अभी मार्केट करेक्शन आया उसमें अगर ये गिर करके 50 रुपए हो गया, फिर भी सिर्फ ऐसा नहीं कि 50 रुपए हो गया तो हम यहाँ पे खरीद लेंगे। कुछ इंडिकेटर्स है, इसको वैल्यूएशन वाइज जज करेंगे कि हाँ भाई 50 रुपए जो है ये देना मेरे लिए सस्ता है या फिर महंगा है। अगर ये सस्ता होता है तो फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाय करते हैं। लेकिन अगर हमें लगेगा कि नहीं भाई 50 रुपए भी महंगा है तो हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। फिर से हम लोग देखेंगे कि जब ये सही रेट पर आएगा तब हम लोग इसे
बाय करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग में है क्या कि कोई भी स्टॉक जब ये अंडर वैल्यूड होता है तो हम इसे बाय करते हैं, और जब भी ये ओवर वैल्यूड हो जाएगा तो हम इसे सेल करके यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट यानी मुनाफा कमाते हैं। ये है हमारा वैल्यू इन्वेस्टिंग का तरीका। जबकि ठीक इसके अपोजिट जो हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, इसमें हम लोग जैसे कोई अगर कंपनी है, मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, इसका शेयर हमने 100 रुपए पे खरीदा आज से 10 साल पहले या फिर कभी भी, और उसके बाद ये स्टॉक में हम लोग बने रहते हैं। कब तक बने रहते हैं? जब तक कि हमारी नीड ना हो जाए इसको, और पैसे की नीड ना हो जाए। जब ये सॉरी फॉर इंटरप्शन। गाइस, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए ठीक है। तो लॉन्ग टर्म में हम लोग क्या देख रहे थे कि लॉन्ग टर्म में हमें क्या होता है कि हम कोई स्टॉक बाय करते हैं एबीसी लिमिटेड का, और ये बाय करते हैं तब तक होल्ड करेंगे, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो हम इसे सेल करते हैं, और सेल करके हम लोग इसका क्या होता है कि प्रॉफिट हम लोग कमाते हैं। ठीक है, जबकि वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम लोग जब वैल्यूएशन नीचे आता है तो हम लोग बाय करते हैं, जब ऊपर जाता है तो सेल करते हैं। और मैं इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि वैल्यू इन्वेस्टिंग को हम लोग कैसे मापते हैं, इसके मापने का पैमाना क्या है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर में। चलिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग करने के लिए जो सबसे बेहतरीन, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला पैमाना है, वो है हमारा पीई रेशियो। पी रेशियो के अलावा और भी बहुत सारे रेशियोज है जो कि इन्वेस्टिंग के पहले देखना चाहिए, लेकिन इसमें पी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पी रेशियो के आधार पे ही मैक्सिमम लोग इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो देख करके इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि पी रेशियो कभी कभार नहीं, मैक्सिमम टाइम आपको धोखा हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ पी रेशियो पे बिलीव नहीं करें। हाँ, पी रेशियो पे बिलीव करना है तो एक जगह जाके बिलीव कर सकते हैं, वो है कब? जब आप इंडेक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर कोई इंडेक्स फंड हो। ठीक है, तब जाकर के पी रेशियो पे बिलीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ये पी रेशियो जो हमारा है, जैसे कि अभी हम क्या करेंगे कि निफ्टी 50 का हम लोग पी देख करके इसके आधार पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं। हाँ, इंडेक्स फंड के अलावा एक और है, वो है मल्टी कैप फंड पे भी आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे फंड हाउसेस का मल्टी कैप फंड पे भी मैंने टेस्ट किया है निफ्टी 50 के पी के आधार पे, तो ये काफी सटीक रिटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो हम लोग एक बार देखते हैं कि पी रेशियो के आधार पे किस किस तरीके से और कब कब बाय करना चाहिए, जब निफ्टी का वो लेवल आए। तो एक इसके पहले हम लोग एक हिस्टोरिकल डेटा आपसे शेयर करना चाहेंगे। वो हमारा डेटा है, यहाँ पे पी रेशियो हो गया, 3 इयर्स रिटर्न देखेंगे, 5 इयर्स, 7 इयर्स एंड 10 इयर्स।
अब देखते हैं, एक हमारा पैरामीटर है कि जब P हमारा लेस देन 12 होता है, तो यह हिस्टोरिकल डेटा है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर P रेशियो 12 से नीचे है तो 3 साल में जो रिटर्न बना है वो है हमारा 38.7%। 5 ईयर में रिटर्न जनरेट किया है इसने 29.2%। 7 ईयर में इसने रिटर्न जनरेट किया है 22.3%। जबकि 10 साल में इसने जो रिटर्न जनरेट किया है वो है 17.8%। अब यही हम लोग दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं। दूसरा मैट्रिक्स है जब ये 12 से लेकर के 15 के बीच में रहा है। 12 से लेकर के जब 15 के बीच में रहा है ये, तब इसने 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो है 30.7%। 5 साल में इसने रिटर्न दिया है 25.5%। और 7 साल में इसने रिटर्न दिया है 19.2%। और 10 साल में इसने रिटर्न दिया है 16.3%। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब ये 12 से 15 के बीच में जब ये P रेशियो था तो इसने 3 साल में रिटर्न किया वो है 30.7%। 5 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 25.5%। 7 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 19.2%। और 10 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 16.3% का। अब देखते हैं जब P रेशियो 15 से 18 के बीच में था तो क्या जनरेट हुआ। पंद्रह से 18 के बीच में जब P था तो इसने रिटर्न जो जनरेट किया वो 3 साल में इसने किया 17.1%। 5 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 17.5%। 7 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 16.2%। और 10 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया वो है 14.5%। वो है 18 से लेकर के 21 का। जब 18 से लेकर के 21 का जब हमारा P रेशियो था तो इसने 3 साल में रिटर्न जनरेट किया 10 साल में इसने जो रिटर्न जनरेट किया है वो है 11.7%। गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे P रेशियो बढ़ रहा है हमारा जो रिटर्न है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। अब हम लोग अगले पेज में देखते हैं 21 से लेकर 18 से लेकर के 21 था। हम लोग देखते हैं रिटर्न जब 18 से जब ये 21 से लेकर के 24 के बीच में P था उस समय उसने 3 साल में जो रिटर्न जनरेट किया वो था 4.4%। 5 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 7.5%। 10.5% इसने 7 साल में रिटर्न जनरेट किया। और 10 साल में जो इसने रिटर्न जनरेट किया है वो है 11.1% का। और जब 24 से 27 के बीच का रिटर्न में एक बार जल्दी जल्दी लिख देता हूं, इसने 3 साल में नेगेटिव रिटर्न देना शुरू कर दिया 4.2%। जबकि 5 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया है 3.8%।
7 साल में इसने रिटर्न जनरेट किया 9.2% और 10 साल में 9.6%। और फाइनली जब 27 के ऊपर पी था, जो कि सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड माना जाता है, तो इस समय में इसने 3 साल में रिटर्न जनरेट किया है, वो था -7.9%, 5 साल में 1.5%, 7 साल में 8.5% और 10 साल में 8.1%। अब देखिए यहाँ पे अंतर देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे किस तरीके से जब ये 12 के नीचे था पी, जो कि काफी रेयर केस में मिलता है, ये आपको हमेशा मिलेगा नहीं, 12 के नीचे जब ये पी था हमारा, तो उस समय काफी बेहतरीन यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो रहा था। चलिए, और उसके बाद फिर 12 से 15, 15 से 18, तो मोटा मोटी कहना यह है कि वैल्यूएशन वाइज देखते हैं, वैल्यूएशन वाइज जो हिस्टोरिकल डेटा कहता है वो कहता है कि हमारा स्टॉक मार्केट नियर अबाउट 10 to 30 के पी में मूव करता है। जो हमारा निफ्टी है अब तक का हिस्टोरिकल डेटा है कि ये 15 से लेकर के 30 के बीच में मूव करता है। तो हमें बाय कब करना है, ओवर वैल्यूड अंडर वैल्यूड कब है, वो हम लोग देखते हैं। हम लोग बाय तब करेंगे जब ये लेस देन 20 हो। जब भी लेस देन 20 होगा हम लोग बाइंग शुरू कर देंगे, ठीक है। और जब ये 20 से लेकर के 25 के बीच में रहेगा हम लोग होल्ड करेंगे। यहाँ पे हम लोग बाय भी नहीं करेंगे, सेल भी नहीं करेंगे। सेल हम लोग कब इनिशिएट करेंगे, जब ये मोर देन 25 होगा, तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके सेलिंग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आई होप सबको समझ में आ रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को लेकर के हम लोग एक बार थोड़ा सा बैक टेस्ट भी कर लेते हैं। तो इसको लेकर के हम लोग क्या करते हैं कि एक बार निफ्टी के चार्ट पे जाते हैं और पी रेशियो का हम लोग एक बार देखते हैं। तो पी रेशियो देखते हैं कब कितना रहा है। ये हमारा पी रेशियो का चार्ट है, ठीक है ना। जो ग्रीन है यहाँ पे बाइंग का लेवल है, और जो रेड है, एक्सट्रीम रेड है, वो हमारा सेल का। तो अब हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलते हैं कि मान लेते हैं कि हमने इन्वेस्टिंग शुरू की एग्जैक्ट एट 2000। मान लेते हैं 2000 में हमें स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का मन कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि क्या 1 जनवरी 2000 को आते ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब हम लोग पी रेशियो का चार्ट देखते हैं। देखिए ये रहा हमारा 2000 जनवरी में, इस समय इसका वैल्यूएशन 26.24 है। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वेट करेंगे, वेट करेंगे। मैंने कब बोला कि वे खरीदने के लिए। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो लेवल यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये मंथली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे हमारा पी है, ये हमारा डेली बेसिस पे नहीं है। हो सकता है डेली में किसी दिन मार्केट नीचे आया हो तो पी और गिरा हो, लेकिन ये मंथ एंड के क्लोजिंग बेसिस के आधार पे है। तो मेरे पास 20 जनवरी सॉरी 1 जनवरी को हम 1 जनवरी 2000 को मैंने पैसा लेकर के बैठा कि हाँ भाई मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करना है, लेकिन पी रेशियो यहाँ पे बता रहा था कि भाई अभी यहाँ पे इन्वेस्ट मत करो, ठीक है, अभी हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अक्टूबर 2000 में इसने यहाँ पे पी था 17.90 का, तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। एक चीज और याद रखिए कि ऐसा नहीं कि मान लेते हैं कि इस डेट को मेरे पास टोटल 1 लाख रुपए था, तो मुझे पूरा का पूरा 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है।
ठीक है, ये पूरा का पूरा 1 लाख यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 1 लाख इन्वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे ही 20 के नीचे पी हमें मिलेगा, वहां पे हम लोग नियर अबाउट 70% यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे गिरेगा पी वैसे वैसे हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे, जनवरी में, सॉरी अक्टूबर में यहाँ पे 17.90 का हुआ, नवंबर में उससे ज्यादा है, यहाँ पे नहीं करेंगे इन्वेस्ट, दिसंबर में उससे ज्यादा है, नहीं करेंगे इन्वेस्ट। उसके बाद फिर देखिए बढ़ना शुरू हो गया। फिर यहाँ पे इन्वेस्ट कब करेंगे, जब ये 17.90 से नीचे मिलेगा। फिर हमें मौका मिला कब, ये मौका मिला हमें अप्रैल में, अप्रैल 2001 में। फिर उसके बाद हमें मौका मिले मई 2001 में, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इन्वेस्ट करेंगे पार्ट बाय पार्ट करके। अब एक बार हम लोग चार्ट में भी देखते हैं, थोड़ी सी ड्राइंग में इशू आ रही है। तो ये हमारा अक्टूबर का लेवल था, अक्टूबर का ये लेवल था, यहाँ पे अक्टूबर के यहाँ पे लेवल था। उसके बाद यही कहीं मई के आसपास इसने फिर बाई करवाया यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसने टोटल यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों ने इसे होल्ड किया, कहीं पे सेलिंग का कोई सिग्नल नहीं आया, ठीक है। फाइनली जाकर के इसने सेलिंग के लिए 2007 में, ये अक्टूबर 2007 में इसने सेलिंग का सिग्नल दिया। अब हम लोग चार्ट में देखते हैं अक्टूबर 2007, ये हमारा अक्टूबर 2007 का लेवल है। यहाँ पे इसने यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट किया है, यहाँ पे इसने सेल सिग्नल जनरेट किया, जबकि बाई आपको यहाँ पे करवाई। ये देखिए ये बी रेशियो का ही कमाल था कि ये यहाँ से यहाँ तक का आपको अपसाइड मिला, और उसके बाद यहाँ पे देखिए टॉप पे इसने आपको माल को भिजवा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो अगला जो एंट्री का इसने सिग्नल दिया, ये अगला एंट्री का सिग्नल इसने दिया था ये जब 26 को यहाँ पे हमने सेल किया, तो अगले जो एंट्री का सिग्नल इसने यहाँ पे 2008 में फिर देना शुरू किया, ठीक है ना। 2008 से लेकर के मार्च अप्रैल तक इसने 2009 के अप्रैल तक यहाँ पे इसने बाय करने का सिग्नल दिया था, जो कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक है, यानी इस लेवल पे इसने बाय करवाया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे जो ओवर वैल्यूड का सिग्नल आया वो यहाँ पे है, यानी अक्टूबर 2010 में। अब एक बार अक्टूबर 2010 देखते हैं, ये अक्टूबर 2010 का जो लेवल आता है वो यहाँ का लेवल है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका जो नुकसान था ये आपका बचा, फिर यहाँ से यहाँ तक आपने प्रॉफिट लिया, और फिर यहाँ पे आपका प्रॉफिट बुक हुआ, ठीक है। और उसके बाद फिर इसने बाइंग शुरू कराया कहाँ पे, 11 अगस्त के 11 में, यानी 11 के अगस्त में, यहाँ यही कहीं इस लेवल पे इसने बाई करवाया। तो कहने का मतलब है कि आप जो ये गैप यहाँ पे जो बचा रहे हैं, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की मदद से आप इसे बचा सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आपको ये सब जो जगह है यहाँ पे आप इसे, ये सब जो जगह है जो आप यहाँ से आपने यहाँ तक सेव किया, यहाँ से यहाँ तक सेव किया, ये चीज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग में ही कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितनी कमाल की चीजें हैं। अगर हम लोग इस मैट्रिक्स को फॉलो करें और इस फॉलो करके कोई भी जो हमारा इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट करें, या फिर डायरेक्ट आप निफ्टी में भी ट्रेड करते हैं, अगर बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी रखते हैं, यहाँ भाई निफ्टी आज ना कल बढ़ेगा ही, गिरता है तो आप मार्जिन, ठीक है मार्जिन पे करते हैं, लेकिन जो बढ़ेगा तो हमें ये लॉन्ग टर्म में पैसा देके जाएगा। अगर इस हिसाब से अगर आप निफ्टी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चार्ट जरूर देखना चाहिए, और इसी के आधार पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ये आपको काफी मदद करेगा अच्छा पैसा जनरेट करने में। हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप इसे एक्टिवली थोड़ा सा मैनेज करते हैं, थोड़ा सा इसमें मेहनत करते हैं,
तो काफी बेहतरीन रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आइए इसका हम लोग एक ग्राफ भी देखते हैं। ये देखिए ग्राफ रहा है कि किस तरीके से जब कभी भी ये 28 के ऊपर गया है उसके बाद ये करेक्ट हुआ है। अच्छा, एक और चीज है कि ये 2017 के ये भी लगभग सितंबर अक्टूबर के आसपास में इसने ओवर वैल्यूड का सिग्नल दे दिया था। आप यहां से देखिए कि अगस्त 2017 से लेकर के और अब तक कितना रिटर्न बना है। जनवरी तक आपका ये टॉप पे था, लेकिन उस समय भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको रिटर्न नहीं दिया है। और उसके बाद एक करेक्ट हुआ, फिर गिर करके आया। लेकिन चूंकि मंथली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे अभी जो करेक्शन हुआ है उसमें अगर देखते हैं कि क्या हमें मौका मिला, तो बिल्कुल हमें मौका नहीं मिल पाया है। एक बार मंथली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे मैं देखता हूं। देखिए मंथली क्लोजिंग बेसिस के आधार पे जो अभी मार्च में जो फॉल हुआ था, इसमें 20.41 का नीचे देखिए 2020 में मार्च में 20.41 का पी था। ठीक है, हालांकि अगर डेली बेसिस पे देखेंगे तो लगभग 23 मार्च को आपको ये पी 17 या 17.5 के आसपास था। एक बार हम लोग एनएससी के साइट पर चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा पी डिटेल जो है आपको एनएससी के साइट पे मिल जाएगा। एक बार हम लोग यहाँ पे एनएससी के साइट को हम लोग देखते हैं। पी रेशियो सेलेक्ट करते हैं और हम लोग और फरवरी का डेटा लेते हैं, फरवरी से लेकर के और सॉरी 1 मार्च से लेकर के और मार्च का ही लेते हैं हम लोग 31 मार्च तक का। ये देखिए यहाँ पे पी रेशियो का पूरा डिटेल आ गया। ये देखिए यहाँ पे आपको 23 मार्च को, यहाँ पे देखिए आपको 23 मार्च को जो इसका पी था वो 17.15 पे था निफ्टी का। और यहाँ से निफ्टी एकदम से घूम गया। और 17 मार्च को आप एक बार चार्ट देखिए कि 17 मार्च को क्या कंडीशन थी मार्केट की और कहाँ थे हम लोग। इसके लिए हम लोग डेली चार्ट पे जाते हैं। ये हमारा 17 मार्च का, ये हमारा 17 सॉरी ये हमारा 17 मार्च का लेवल है। और आप देखिए उसके बाद थोड़ा सा और गिरा, उसके बाद मार्केट शूट अप हो गया। तो इसके हिसाब से अच्छा, अभी जो करंट मार्केट सिचुएशन है, क्या इसमें इन्वेस्ट करने के लायक है? अभी हमारा पी 24.28 पे चल रहा है। तो जो हमारा सिनारियो था उसके हिसाब से अभी हमारा बाई का नहीं है। हाँ, होल्ड रख सकते हैं, जो पुराना है वो होल्ड रख सकते हैं। और फिर हम लोग इंतजार करेंगे कि जब भी ये पी नीचे आए तो हम लोग फिर से बाइंग इनिशिएट करेंगे। कब? जब ये 20 से नीचे आए। लेकिन एक चीज मैं और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि क्या मार्केट गिरने से पी गिरता है? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको मार्केट चढ़ रहा है लेकिन पी आपका गिरेगा। ऐसा क्यों होता है? ये जो पी होता है, एक बार हम लोग पी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, पी होता क्या है। ये तो हम लोगों ने यूसेज ऑफ पी देखा। एक बार हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि रियल में पी होता क्या है।
देखिए, मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो है एबीसी लिमिटेड, ठीक है। ये इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपए है, और अर्निंग पर शेयर एक कंपनी पे, सॉरी एक शेयर पे, ये जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है वो एक साल में अगर मान लेते हैं कि मुझे कमा करके देती है, प्रॉफिट कमा करके हमें जो देती है वो हमारा 10 रुपए है, यानी ये हमारा एक शेयर पे जो प्रॉफिट मिल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ईपीएस, यानी अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पे हमारा अर्निंग 10 रुपए है, तो पी हो जाएगा क्या, पी हमारा शेयर प्राइस हो गया डिवाइडेड बाय ईपीएस हमारा 10 है, यानी यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 10, यानी यहाँ पे हमारा पी कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन बाय द वे अगर ये शेयर प्राइस कांस्टेंट सेम 100 है, और यहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट बढ़ जाती है, प्रॉफिट मान लेते हैं यहाँ पे, अब प्रॉफिट अब यहाँ पे 20 रुपए हो गया, तो अब जो हमारा पी होगा वो 100 डिवाइडेड बाई 20, यानी अब जो हमारा पी होगा वो 5 हो जाएगा। यानी आप देखिए कि वैल्यूएशन जो ईपीएस है, जैसे जैसे ईपीएस बढ़ेगा आपका पी कम होता जाएगा। तो अब बात आती है कि क्या निफ्टी अगर करंट लेवल जो हमारा होल्ड कर रहा है लगभग 10,400 के आसपास है, अगर इसी लेवल पे अगर कंपनीज की अर्निंग बढ़ती है तो हमारा पी नीचे गिरेगा, लेकिन अगर कंपनीज की अर्निंग नहीं बढ़ती है, गिरती है, तो इस लेवल पे भी हमारा जो निफ्टी है वो हमारा वैल्यूएशन वाइज काफी महंगा हो सकता है, ठीक है। तो ये टोटली डिपेंड करता है, कोई जरूरी ये नहीं कि हम मार्केट गिरेगा तो हमारा पी गिरेगा तो हम इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये टोटली जो खेल है वो कंपनीज के परफॉर्मेंस का खेल है। कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी है तो हम वहां पे जाकर के इन्वेस्ट करेंगे, पी कम मिलेगा और हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। अगर कंपनीज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप लो से लो, अगर लो से लो पी का अगर लेंगे, मान लेते हैं कोई कंपनी है जो कि प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रही है, ठीक है, 100 रुपए का शेयर है और वो प्रॉफिट मात्र साल भर में 2 रुपए जनरेट कर पा रही है, तो यहाँ पे पी आपका 50 हो गया, यानी ये काफी महंगा हो गया, जो कि लेने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रॉफिट बना करके नहीं दे रही है। अच्छा, इसमें एक और कैच है कि आपने ईपीएस देख लिया, पी देख लिया, अगर ईपीएस है वो कॉन्स्टेंटली अगर किसी कंपनी का जैसे कि 70 रुपए है इस साल, उसके बाद अगले साल 80 रुपए है, उसके बाद अगले साल 90 रुपए है, और कोई कंपनी है जो कि इस साल 10 रुपए का प्रॉफिट करी, अगले साल 50 रुपए, अगले साल 100 रुपए, तो यहाँ पे इसका पी जो होगा ये आपको कंपनी का लेना है। इसका जो ईपीएस है, ये जो वैल्यू जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो ईपीएस है, ठीक है। तो इस कंपनी का शेयर्स लेना उचित है बनिस्पत इसके, ठीक है। यहाँ पे आप शेयर प्राइस तेजी से भी भागेंगे तो यहाँ पे पी आपका उतना तेजी से नहीं भागेगा, हो सकता है कि अगर अच्छा ईपीएस रहा तो वो और नीचे ही आएगा। यही वजह है कि बहुत सारे शेयर्स है, अब इसमें कहेंगे कि बहुत सारे कंपनीज के जो शेयर्स है वो लगातार भाग रहे हैं, लेकिन जो उसका पी है वो कांस्टेंट रहता है या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करता है। ये क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट के आधार पे। एक चीज और यहाँ पे जो कैच है, जो मेजरली चीज है, वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अगर कोई किसी कंपनी के पास डेट ज्यादा है, अगर किसी कंपनी के पास डेट ज्यादा है यानी कर्जा लेकर के वो क्या कर रही है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, कोई कंपनी है जो कि कर्जा इसने ज्यादा ले रखा है, प्रॉफिट बढ़ा रही है, और तब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है वो यहाँ पे हाई मिल रहा है और पी सस्ता मिल रहा है, तो ऐसे शेयर्स को आप अवॉइड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कर्ज का बोझ है, डेट का बोझ है, यहाँ पे कर्ज भी देना है, तो कोशिश करिए कि डेट फ्री कंपनी हो, उसके बाद ईपीएस ईयर बाय ईयर अच्छा ईपीएस का परफॉर्मेंस हो, और उसके बाद फिर पी देख करके आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले सकते हैं। नॉर्मली निफ्टी में अगर ये डिसीजन लेते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। क्यों?
क्योंकि हम सभी जानते हैं कि निफ्टी में अगर कोई कंपनी है जो कि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो उसको बाहर कर दिया जाता है, और जो बेहतर परफॉर्मेंस कंपनी करने वाली कंपनी होती है उसको लाया जाता है। तो ये आपके लिए अगर इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो ये काफी अच्छा वे होता है इंडेक्स फंड इंडेक्स के थ्रू इन्वेस्ट करना या फिर किसी इंडेक्स फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अच्छा, नवीन जी यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इज इट गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड। देखिए, अभी इंडेक्स फंड पे इन्वेस्ट करने की बात आ रही है, तो एक बार हम लोग फिर चार्ट वाइज देखते हैं। देखिए यहाँ पे जून यानी अभी जो हमारा जो वैल्यूएशन पी रेशियो चल रहा है वो है 24.28। तो जाहिर सी बात है अगर पहले से आपने ले रखा है तो होल्ड कीजिए, अदरवाइज अभी नई बाइंग इनिशिएट करने का टाइम नहीं है। अगर आप इनिशिएट करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन काफी कम वॉल्यूम में वो करना होगा, काफी कम वॉल्यूम में। ये अगर आपके लिए सही समय था तो वो जो हमने देखा था 23 मार्च को, उस समय आप अगर उस समय एक बढ़िया टाइम था। अदरवाइज आप वेट कीजिए, जब ये 20 के नीचे हमारा पी जाएगा उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। देखिए रिटर्न यहाँ पे भी जनरेट होगा, लेकिन मैंने आपको रिटर्न का यहाँ पे स्लैब आपको दिखाया था। यहाँ पे ये देखिए, अभी आप कहाँ पे हैं, 24 से 27 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिटर्न का जो स्लैब है वो अभी आने वाले 3 साल में जो हिस्टोरिकल डेटा कहता है उसके आधार पे आपको कोई रिटर्न नहीं बनेगा। इसलिए बेहतर है कि आप इंतजार करें, वैल्यूएशन वाइज उसको देखिए, जब ये नीचे है तब आप लेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो ये जो डेटा कहता है आपका मार्केट गिरा है फिर भी आपका वैल्यूएशन महंगा दिख रहा है, जाहिर सी बात है कंपनीज के ईपीएस में यानी कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, तभी ये बात हो रही है। तो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी घटी है, तब जाकर के मार्केट गिरने के बावजूद भी हमारा पी महंगा है। तो इस चीज से बचने के लिए ये एक इंडिकेशन है कि हो सकता है इन फ्यूचर मार्केट में और आपको करेक्शन देखने को मिले। क्यों? हाँ, आपको करेक्शन कब नहीं मिलेगा, जब आपका ईपीएस कंपनी की परफॉर्मेंस अगर बढ़ेगी तो ठीक है, अदरवाइज नहीं बढ़ी तो आने वाले कुछ समय में आपको मार्केट का फॉल दिख सकता है। मैं यहाँ पे दावे के साथ नहीं कह सकता, मार्केट कुछ भी कर सकती है, मार्केट भगवान है, लेकिन जो डेटा कहता है उसके अनुसार कि मार्केट में अभी करेक्शन ड्यू है, वेट कीजिए। अगर वैल्यूएशन अगर कंपनी अगर प्रॉफिट बनाना शुरू कर दी तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे करेक्शन। अच्छा, इनका कहना है कि लंबे समय तक मौका नहीं मिला तो अभी तक क्या किया जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक चीज बताते हैं गुड्डू जी कि मान लिया जाए कि नॉर्मली लोगों का कहना है, लोग कहते हैं कि भाई आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बढ़ता है, बढ़ेगा, आज ना तो कल बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ता है। यहाँ पे आपने देखा कि 27 के पी पे भी इन्वेस्ट करके 10 साल में आप 8.5% का रिटर्न ले रहे हैं, जो कि ठीक ठाक है, नॉट गुड लेकिन ठीक ठाक है। ठीक है, लेकिन इस समय में क्या करें, आप देखिए पैसा को दो चीज है, इस जगह पे जब वैल्यूएशन महंगा हो तो आपको वेट करना बिल्कुल बनता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कहेंगे मिल रहा है तो मैं इस पैसे को क्या करूं, इन्वेस्ट कर ही देता हूं, तो आज में कल जब एक करेक्शन आएगी तो फिर वो आपका नीचे जाना है। क्योंकि आपको 17 लगभग अगस्त सितंबर के आसपास में 2017 में इंडिकेशन दे दिया कि भाई आप पार्ट प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। और यही वजह है कि उस टाइम में जब आप डेटा देख रहे होंगे तो हमेशा एफआई का जो डेटा आता था वो आता था कि एफआई हमेशा मार्केट से माल बेच करके जा रहे थे। ठीक है, तो अब करना क्या है कि जब अगर आपके पास वो पैसा है
तो वो पैसा या तो फिलहाल के लिए एफडी में रखिए, ठीक है, फिलहाल के लिए वो आपका पैसा फिलहाल के लिए वो पैसा या तो एफडी में रखिए, या फिर जो सबसे बढ़िया तरीका है वो है किसी डेट फंड में आप इसे इन्वेस्ट कीजिए पैसा, क्योंकि डेट फंड में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो वहां पे आपको रिटर्न लगभग 7 से लेकर के 9 के आसपास मिल जाता है। तो ये एक डिसेंट सा रिटर्न हो गया, ठीक है ना, लो रिस्क के साथ। तो आप यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको अगस्त सितंबर जो 2017 था, वहां पे अगर कोई व्यक्ति किसी ने एंटर किया मार्केट में जिस समय P25 था, और आज के डेट में अगर देखे आप तो काफी नुकसान में है, जबकि आप यहाँ पे होते तो लगभग 4 साल में अगर एवरेज में 3 साल में 8% के हिसाब से अगर मैं लेता हूँ, लमसम में मोटा मोटी ले रहा हूँ, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, तो लगभग आपको 24% विदाउट कंपाउंडिंग, मैं सिंपल इंटरेस्ट पे जोड़ रहा हूँ, तो लगभग आपका 24% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट हो चुका रहता है, ठीक है। लेकिन आप यही अगर इंडेक्स फंड में या फिर कोई अदर फंड में अगर हैं, तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू होगा वो या तो निगेटिव होगा या फिर नियर अबाउट जो रेट है, यानी सेम टू सेम, ना तो प्रॉफिट ना लॉस में आप होंगे। इसलिए आप बिल्कुल अगर पैसा है तो उससे आप डेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए, वहां पे पैसा पार्क करके रखिए, जब कभी मौका मिले आप तुरंत उसे इंडेक्स में या फिर जो भी आप मल्टी कैप फंड है या फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इक्विटी के लिए जो पी का जो सिनारियो है वो स्टॉक बाय स्टॉक अलग होता है। नॉर्मली यहाँ पे हम लोग पी जो देखेंगे वो 17 के आसपास है, तो वहां पे हम लोग बाय करेंगे। स्टॉक के लिए ये जरूरी है, क्योंकि स्टॉक में कभी काफी अच्छे कंपनीज का जो पी देखिएगा वो हमेशा आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि याद रखिए मार्केट में अगर सामान बढ़िया है तो आपको महंगा ही मिलेगा, लेकिन उसी महंगा में आपको देखना है कि कहाँ पे वैल्यूएशन ठीक ठाक मिल रहा है, वहां पे आपको लेकर के मार्केट से मुनाफा कमाना है। और कोई नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं अपना सेशन खत्म कर रहा हूँ, और अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर कॉल भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे अपना नाम और डिटेल छोड़े, और आप चाहे तो हमारे साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। इसमें जो वीकली ऑप्शन स्ट्रेटेजी है उसके आधार पे हम लोग जीरो लॉस स्ट्रेटेजी बना करके काम भी करते हैं, जिसमें कि वो एकदम से हेज पोजीशन रहती है, और काफी कम रिस्क के साथ हम लोग वहां पर ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मार्जिन का बेनिफिट मिल रहा है। और साथ में अगर हमारे साथ ट्रेड करना चाहते हैं और हमारे साथ अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आइए, स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारे साथ अकाउंट ओपन कराइए। ये अकाउंट आपका एलिस ब्लू फाइनेंशियल सर्विसेज में खुलेगा, और हम लोग साथ में ट्रेड करेंगे। थैंक यू।